हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और एजुकेशनल थिंकर को जो है रूसो। ठीक है, रूसो की बात करेंगे आज हम। सबसे पहले रूसो के जीवन परिचय को देखते हैं, इनकी बायोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था 28 जून 1712 को। ठीक है, और इनकी मदर की जो है मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के कुछ समय बाद ही। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनके पिता ने किया। इनका एक बड़ा भाई था, वो भी घर से भाग गया था, तो इनके पिता ने जो है इनका पालन पोषण कुछ समय तक किया। लेकिन उनका भी किसी की एक ऑफिसर क्लास के साथ एक कुछ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार होने का डर था, इसीलिए वो भी जिनेवा छोड़कर भाग गए थे। तो अल्टीमेटली क्या था, अब रूसो के पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी वो किस पर आ गई थी, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनके मदर के साइड के थे, कई जगह आपको मौसी लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह चाची लिखा हुआ मिल जाएगा, वो उनकी देख रेख जो है कर तो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अपमान करते थे उनका। तो रूसो जो थे वो नेग्लेक्टेड थे, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उनकी देख रेख बहुत अच्छी नहीं हुई उनके बाल्यकाल में, और इसी वजह से ये अपने घर से भाग गए थे। घर से भागने के बाद ये बुरी संगत में भी फंस गए और कई बुरी आदतें जो हैं वो इन्हें लग गई थी। 16 ईयर की उम्र में वॉन्डर करते करते घूमते फिरते फाइनली ये पेरिस गए 1742 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करेंगे ना, तो इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी में भी हमें इनके जीवन की बहुत ज़्यादा छाप दिखाई देगी। जैसी जैसी इन्होंने परिस्थितियां झेली, जो कुछ इन्होंने अपने जीवन में झेला, उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी पे भी दिखाई देता है। ठीक है, तो किसी भी दर्शन को समझने से पहले हमें उस व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस को ज़रूर समझना चाहिए कि क्यों उन्होंने ये सब चीज़ें कही हैं। ठीक है, उन्होंने बुक लर्निंग को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करने की बात की, और उन्होंने कहा कि चाइल्ड के जो इमोशंस है ना, पहले उनको शिक्षित करना ज़रूरी होता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस को इन्होंने महत्व दिया। बहुत सारे इन्होंने साहित्यिक पुस्तकें बहुत सारी लिखी थी। ठीक है, जब ये फ्रांस में जब ये पहुँचे तो वहाँ पर एक लेडी जो है उन्होंने इन्हें पनाह दी, इन्हें अपने घर में रखा, इनकी आगे थोड़ी बहुत शिक्षा करवाई, जो शिक्षा इस हद तक पहुँच गई कि ये बहुत ही महान दार्शनिक बनी। इनके जो थॉट्स है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन उससे प्रभावित हुआ है। ठीक है, कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। अगर हम इनके पुस्तकों की बात करें, इनके लिटरेरी वर्क्स की, तो इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एमिल जो पुस्तक थी इनकी, वो इनकी बहुत ज़्यादा सबसे फेमस किताब थी। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, हिंदी में भी इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत गिवन है। यहाँ फेमस वर्क देखेंगे, देखिए इनकी किताबें महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखनी होंगी, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो ने एमिल पुस्तक लिखी थी। एमिल सबसे प्रचलित पुस्तक जो मैंने आपको बताया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इन्होंने सोसाइटी और पॉलिटिकल थॉट्स जो है वहाँ पर दिए थे। प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये किताब इनकी लिखी हुई है। न्यू हेलोइज इनकी किताब लिखी हुई है। इसके अलावा डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्होंने किताब लिखी है। और द कन्फेशन इनकी लास्ट बुक थी, 1775 में इन्होंने लिखी थी, जिसके कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी लास्ट कौन सी है, वो कन्फेशन। ठीक है, अब एमिल की बात करते हैं। एमिल क्या है? एमिल एक इमेजिनरी बॉय है। ठीक है, कौन है? एक इमेजिनरी लड़का है। और इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एमिल की शिक्षा दीक्षा होगी, कैसे उसकी परवरिश होगी, कैसे वो बड़ा हो रहा है, अलग अलग स्टेजेस में इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एमिल के बारे में जानते हैं। एमिल क्या है? ऑथर ने एमिल को है एक इमेजिनरी चाइल्ड है जिसकी टीचिंग जो है किसकी गाइडेंस में हो रही है? एक ऐसे टीचर की गाइडेंस में हो रही है जो क्या कर रहा है, जो उसे नेचर के साथ रहकर पढ़ा रहा है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रकृति के साथ उसकी शिक्षा दीक्षा हो रही है। टीचर का काम यहाँ पर सिर्फ क्या है, उसको गाइड करना, प्रॉपरली उसको अपॉर्चुनिटी या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पर वो अच्छे तरीके से शिक्षित हो सके। उसे स्कूल या सोसाइटी में रखने की बात नहीं हो रही है, उसे नेचर की गोद में रखने की बात हो रही है। इसके 5 पार्ट्स हैं। पहला है आपका इन्फेंसी, दूसरा है आपका चाइल्डहुड, तीसरा है एडोलेसेंस, चौथा है यूथ, और 5वां जो इसका पार्ट है वो है सोफिया। सोफिया कौन है? सोफिया एमिल की इमेजिनरी वाइफ है। ठीक है, काल्पनिक वाइफ है। और इन्होंने यहाँ पर इस पुस्तक में बताया कि जो वाइफ है उसकी, सोफिया, उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ये 5 इसके भाग हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम एजुकेशनल फिलॉसफी यानी रूसो के जो शैक्षिक दर्शन है उसके विषय में जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूसो, एजुकेशन मीन्स नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड पावर्स ऑफ द चाइल्ड। जो बालक का शारीरिक विकास है और जो उसकी इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर जो शक्तियाँ निहित हैं, उनका प्राकृतिक रूप से विकास करना ही शिक्षा का कार्य है।
ठीक है। अब रूसो ने पॉपुलराइज किया था नेचुरलिस्ट मूवमेंट को और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, वैसे नेचुरलिज्म की बात इससे पहले ही आ गई थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और जो नेचुरलिस्ट फिलॉसफी है उसको बहुत हद तक जो है इन्होंने पॉपुलराइज किया, उसको फेमस किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नेचुरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब रूसो की जो फिलॉसफी है इसे नेचुरलिज्म कह रहे हैं, प्रकृतिवाद कह रहे हैं, और इसके 3 फॉर्म्स है। 3 फॉर्म्स क्या क्या है? पहला है इसका सोशल नेचुरलिज्म। सोशल नेचुरलिज्म जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, सामाजिक प्रकृतिवाद। समाज को विकसित करने का एक उपकरण है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, समाज में डेवलपमेंट ला सकते हैं। दूसरा इसका फॉर्म है साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म, मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवाद, और इसके अनुसार बच्चे के अंदर जो आंतरिक शक्तियां निहित हैं, जो भी उसके अंदर पोटेंशियल, जो भी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उनका विकास करना। ठीक है, तो ये बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, अलग अलग बच्चों के अंदर अलग तरह की क्षमताएं होती है, उसी के अनुसार उनका विकास करना है। और तीसरा है आपका फिजिकल नेचुरलिज्म, जिसे हम भौतिक प्रकृतिवाद कहते हैं। इसका मतलब क्या है, शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, जब हम नेचर के साथ कांटेक्ट करेंगे, प्रकृति से ही हमें सब कुछ सीखना है। तो यहाँ फिजिकल नेचुरलिज्म बताता है कि एजुकेशन इज टू मेक कांटेक्ट विद नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक जो आपका वातावरण है उसके साथ सामंजस्य बिठाना, उसके साथ कांटेक्ट करना ही शिक्षा है। ये फिजिकल आपका नेचुरलिज्म है। अब देखिए, पहले तो हमने फॉर्म्स की बात की और जो शिक्षा दर्शन है उसमें हमने देखा कि इनकी शिक्षा दर्शन को नेचुरलिज्म कहा जाता है। दूसरी बात ये क्या करते हैं, नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन जिसे हम नकारात्मक शिक्षा, कई जगह आपको निषेधात्मक शिक्षा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार की शिक्षा मत दो। ठीक है, आपके जो रूसो है वो ये कहा करते थे कि स्कूल में बिठाकर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे के अंदर ज्ञान या फिर उसे सभ्य बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसे समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सब बेकार है। ठीक है, बच्चे की इननेट कैपेबिलिटीज इससे डेवलप नहीं होती हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जरूरत है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की शिक्षा ना दी जाए, उसे खुला छोड़ दो। उसे बस ये बताओ कि तुम अब घूम के आओ, और जब वो शाम तक लौटेगा तब तक वो बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीख चुका होगा। तो आपको नहीं बताना है गलत क्या है सही क्या है, आपको शिक्षा नहीं देनी, किसी भी प्रकार की शिक्षा ना देना, ये है निषेधात्मक शिक्षा या नेगेटिव एजुकेशन। ठीक है, जो शिक्षा स्कूलों में बैठ के दी जा रही है उसे कह रहे हैं पॉजिटिव एजुकेशन। पॉजिटिव मतलब देना, नेगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या है, किसी प्रकार की शिक्षा मत दो। तो अगर सही मायनों में बात करें तो नेगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, दरअसल नेगेटिव एजुकेशन है एजुकेशन बाय सेल्फ, यानी सेल्फ एजुकेशन, जब बच्चा खुद को क्या कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, खुद अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है, आप बाहर से उसे कुछ नहीं बता रहे। बैक टू नेचर का स्लोगन इन्होंने दिया था। बैक टू नेचर, कई जगह बुक्स में रिटर्न टू नेचर भी लिखा हुआ होगा, मतलब स्कूल से, सोसाइटी से दूर जाकर वो कह रहे हैं कि प्रकृति की गोद में वापस लौटो। इनका मानना ये था कि हर चीज़ प्रकृति ने ही हमको दी है और प्रकृति ही हमको सबसे अच्छे तरीके से सिखा सकती है। ठीक है, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। रूसो क्या मानते थे कि एमिल जो है वो क्या करेगा, उसे कम से कम 12 वर्ष तक जो है किताबों से दूर रखने की बात करते हैं। देखिए, एमिल जो पुस्तक लिखी है ना, इमेजिनरी चाइल्ड, जहां उसे बताया है कि उसे शिक्षा दीक्षा कैसे दी जाएगी, कैसे उसका पालन पोषण किया जाएगा, उसी के थ्रू जो है रूसो ने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी, अपना शैक्षिक दर्शन सामने रखा है। तो एमिल के बारे में ये कहते हैं कि 12 वर्ष तक तो उसे कुछ मत बताओ, इतना भी मत बताओ कि बुक नाम की कोई चीज़ भी होती है। ठीक है, ये बुक से दूर रखने के लिए कहते थे, सिर्फ उसके फिजिकल डेवलपमेंट और उसके बाकी एक्सपीरियंसेस के ऊपर ध्यान दो कि वो कैसे बड़ा हो रहा है। ठीक है, वो प्रॉपरली उसमें डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद उसे शिक्षा देंगे। ठीक है, सिर्फ एक किताब है जिसको ये बहुत ज़्यादा, जिसकी सराहना करते थे, वो है रॉबिन्सन क्रूसो, केवल एक रॉबिन्सन क्रूसो। और इसमें वो ये मानते थे कि जो नेचुरल नीड्स है एक व्यक्ति की, उसे इतने सरल तरीके से बताया गया है कि असली में एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, जो इतने सरल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चा उसको समझ सकता है। तो केवल एक पुस्तक जो है उसकी ये सराहना करते थे। उसके अलावा ये कहते थे किताबों से दूर रखो, कम से कम 12 वर्ष की आयु तक। लर्निंग थ्रू डूइंग या लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, खुद के कार्यों से ही सीखो, ये इनका कहना था कि चाइल्ड शुड बिकम एजुकेटेड थ्रू हिज ओन ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस। खुद से बच्चा अनुभव करे, खुद से जो है बच्चा सीखे, खुद से कार्य करे, खुद से अवलोकन करे, एनालिसिस भी खुद करना है, इससे बच्चा सीख पाएगा। और आगे चल के यही मेथड आपका कौन सा मेथड बनता है, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ध्यान रखेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, ह्यूरिस्टिक मेथड आपका नेचुरलिज्म से जुड़ा हुआ है। आइडियलिज्म में हमने बात की थी, जो आपका आइडियलिज्म या फिर आप कह लीजिए हम प्लेटो पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था वहाँ डिडक्टिव मेथड की बात की जाती है। ठीक है, डिडक्टिव। ठीक है, और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ह्यूरिस्टिक मेथड की। एजुकेशन फिलॉसफी में हम महिला शिक्षा के बारे में भी देख लेते हैं। स्त्री शिक्षा या विमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा, देखिए विमेन एजुकेशन के बारे में ये कहते हैं कि विमेन को क्या सीखने की ज़रूरत है,
सिर्फ घर के कार्य सीखने की ज़रूरत है। उसकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, जो उसको सिर्फ इस चीज़ के लिए तैयार करे कि उसे अपने हस्बैंड का ध्यान कैसे रखना है, उसे अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, उसे घर को कैसे संभालना है, बच्चों का पालन पोषण कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसने सीखनी है। तो द विमेन एंटायर एजुकेशन शुड बी प्लान्ड इन रिलेशन टू मैन, ठीक है, टू प्लीज मैन, टू बी यूजफुल टू देम, टू विन देयर लव एंड रिस्पेक्ट, टू रेज देम एज चिल्ड्रन, केयर फॉर देम, उनकी देखभाल करें, उनके काम आए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। सोफिया की बात हो रही है उसमें भी यही कहा गया है कि उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि वो एमिल के लिए जो है सारी चीज़ों का प्रबंध करे, एमिल जो है उसका ध्यान रखे, फिर इसके बाद अगर परिवार बढ़ा रहे तो उसमें बच्चों का ध्यान रखे। यही चीज़ें जो है विमेन एजुकेशन में आनी चाहिए और पहले से ही उनको यही सब सिखाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये इनके क्रिटिसिज्म में भी आता है कि इन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में इस तरह की बातें की थी, पर हमें यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि जो आपके रूसो हैं उन्होंने अपना जीवन जो बिताया उसमें उनको कभी भी प्रेम नहीं मिला, कभी भी उनका पालन पोषण ढंग से नहीं हुआ। माँ जो थी उनकी बचपन में ही गुजर गई थी, इसके बाद जो भी लोग पाल रहे थे उनकी तरफ से उन्हें कोई केयर, कोई लव उन्हें यहाँ मिल नहीं रहा था और बाद में भी वो गलत संगत में फंस जाते। तो स्त्री की तरफ से उनको हमेशा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं नेग्लेक्ट जो है देखने को मिला या फिर दुख देखने को मिला। इसीलिए वो विमेन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि उनका ये भी मानना था कि ज़्यादातर क्या होता है कि फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्लेश फैलता है अगर विमेन एजुकेशन ठीक से ना हो। कैसी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो सिर्फ घर परिवार को संभाले, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करेंगे, ज्ञान के स्रोत। इन्होंने कहा है कि ज्ञान के 3 स्रोत हैं, नेचर प्रकृति, सब्सटेंस पदार्थ, और तीसरा बताया इन्हें ह्यूमन यानी कि मनुष्य। ये 3 जो है ज्ञान का स्रोत है, यहाँ से ज्ञान जो है प्राप्त किया जाएगा। अब देखिए इन्होंने स्टेजेस बताई हैं, चरण बताए हैं कि एक मनुष्य के विकास में कौन कौन से चरण हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहला चरण इन्होंने बताया इन्फेंसी, जो जन्म से 5 वर्ष की आयु तक है। दूसरा इन्होंने बताया है बाल्यकाल या चाइल्डहुड, जो 5 से 12 वर्ष तक की आयु का है। तीसरा इन्होंने बनाया है एडोलेसेंस, जो 12 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक है। और चौथा इन्होंने बताया यूथ, 15 वर्ष से 20 वर्ष की आयु। तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि किस स्टेज में किस प्रकार की शिक्षा देने की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पर उद्देश्य क्या है हर स्टेज के अकॉर्डिंग शिक्षा देने का। तो जब हम इन्फेंसी की बात कर रहे हैं, इन्फेंसी में रूसो कहते हैं बच्चे को कुछ मत सिखाओ। यहाँ पर सिर्फ क्या कार्य है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं, उसका शारीरिक विकास जो है वो ठीक से होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखो। किसके साथ होना चाहिए, हेल्दीली बच्चा जो है वो ग्रो करे, उसका डेवलपमेंट ऑफ क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ माइंड यानी जो मानसिक विकास है वो तभी हो पाएगा जब बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो प्रॉपर होगा। तो इन्होंने कहा है सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान रखा जाए कि वो फिजिकली अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं। दूसरा जो इसका स्टेज है यहाँ पर, अच्छा इसके लिए क्या क्या खेल वगैरह की व्यवस्था करनी है। चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड स्टेज में वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस के ऊपर जोर होना चाहिए। किस पर, जो इंद्रियों का प्रशिक्षण है उसके ऊपर जोर होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, जो भी अपने आसपास से सीखेगा, वो किसके द्वारा सीखेगा, वो एक्सपीरियंसेस से सीखेगा, अपने सेंसेस से चीज़ों को ग्रहण करेगा, इंद्रियों से ग्रहण करेगा। तो यहाँ सेंसेस की ट्रेनिंग होना जरूरी है थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। तीसरा जो एडोलेसेंस स्टेज इन्होंने बताया है, एडोलेसेंस स्टेज में एजुकेशन यूजफुल होनी चाहिए उसके लिए। यूजफुल मतलब अब देखो इस स्टेज के बाद उसे कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है, अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी है, वो जिएगा कैसे, ठीक है, उसके लिए उसे पैसे भी तो चाहिए। तो यहाँ पे जो शिक्षा देनी है वो उसके जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए शिक्षा देनी है। और यूथ में हम क्या बात कर रहे हैं, यूथ में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नैतिक शिक्षा देना ज़रूरी है, सोशल क्वालिटीज़ बिल्ड करना ज़रूरी है। अब देखो ये उम्र ये थी जहाँ पर रूसो जो है वो घर से भाग गए थे, बुरी संगत में फंस गए थे, बुरी आदतों के शिकार हो गए थे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चे को इस एज में पता होना चाहिए कि सही और गलत क्या है, इसीलिए यहाँ नैतिक शिक्षा देने की ये बात करते हैं। करिकुलम देखेंगे, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब इन्फेंसी में हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ किस पे ध्यान देना है, फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, शारीरिक विकास पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी चीज़ अगर आपको बतानी है बच्चे को तो किस पे बताओगे, मदर टंग में, मातृभाषा, क्योंकि यहाँ पर आपको बच्चे को दूसरी भाषा नहीं सिखानी कोई। अब तो क्या होने लगा, प्ले स्कूल होने लगा है या नर्सरी केजी में ही बच्चे को इंग्लिश के अल्फाबेट सिखाना शुरू कर देते हैं जो उसकी मातृभाषा से अलग है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई शिक्षा मत दो, बस उसका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं ये देखो, और अगर कुछ उसे बताना भी है, कुछ सिखाना भी है तो उसे अपनी मातृभाषा में सिखाओ, ठीक है। चाइल्डहुड स्टेज में क्या कहते हैं, ऑपोजिशन ऑफ बुक्स, किताबें तो पता ही नहीं होनी चाहिए बच्चे को क्या है, ठीक है, किताबें नहीं पढ़ानी है, कोई करिकुलम रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ कोई पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखे बच्चा, ऑब्जर्वेशन से सीखे। इसीलिए यहाँ पे हमने ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात की थी उद्देश्य में, ठीक है। एडोलेसेंस स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ से वो कहते हैं
फॉर्मल करिकुलम स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बच्चा कितने वर्ष का हो गया? 12 वर्ष से पहले तो वो कह रहे कोई करिकुलम नहीं, कुछ करिकुलम मत पढ़ाओ, क्योंकि 12 वर्ष की आयु तक तो वो कह रहे थे बच्चे को पता ही नहीं होना चाहिए कि किताबें होती क्या हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैंने इनका वक्तव्य यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया था कि तुम मुझे एक 12 वर्ष का बच्चा दो जिसने इससे पहले कुछ भी नहीं सीखा है, उससे कुछ भी, उसका दिमाग खाली है, मतलब उसमें से कुछ भी आपने उसे सिखाया नहीं है, एजुकेट नहीं किया है, और मैं उसे 15 वर्ष की आयु तक जो बनाना चाहता हूँ वो बना दूंगा, मतलब कुछ भी बनाया जा सकता है उसे। और अगर तुम एक ऐसे बच्चे से उसका कंपैरिजन करो जिसे पूरी अर्ली एजुकेशन मिली है, 15 साल की शिक्षा मिली है उसे, वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा काबिल होगा, उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा सिखाया हुआ बच्चा होगा वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना जानता होगा, व्यवहारिक प्रायोगिक रूप से चीज़ों को करना जानता होगा, और तुम्हारा सिखाया हुआ बच्चा जिसे तुम 15 साल की शिक्षा देते हुए आ रहे हो वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जानता होगा। ठीक है, फिर देखिए एडोलेसेंस स्टेज में इन्होंने क्या बात की है? फॉर्मल करिकुलम की बात की है। यहाँ पर क्या क्या सिखाना है? नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, भाषा सिखानी है, गणित सिखाना है, वुडवर्क, म्यूजिक, पेंटिंग, सोशल, आपकी लाइफ, और जो भी कुछ काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसा कि हमने कहा ना यहाँ पर बच्चे को अर्निंग करनी सीखनी है, तो यहाँ पर बच्चे को व्यावसायिक ज्ञान भी होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे यूथ की। अब यूथ स्टेज में उन्होंने क्या कहा था? यहाँ ज़रूरत है बच्चे को मॉरल एजुकेशन देने की, नैतिक शिक्षा देने की। ठीक है, और ये नैतिक शिक्षा कैसे मिलेगी? एक्चुअल एक्सपीरियंस से, बच्चा खुद के अनुभवों से सीखे। जब बच्चा एक गरीब इंसान को चीज़ों के लिए रोते हुए देख रहा है या तड़पते हुए देख रहा है तो उसके अंदर खुद से दया भाव जागेगा, खुद से वो सही गलत को समझेगा। ठीक है, उसके अंदर एक्चुअल एक्सपीरियंस से चीज़ें जो है जागृत होंगी। रिलीजियस एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप स्टोरीज वगैरह बता सकते हैं, माइथोलॉजिकल यानी जो आपकी धार्मिक आपकी कथाएँ होती हैं, थोड़ी हिस्ट्री बताई जा सकती है, रिलीजियस स्टोरीज बताई जा सकती है, क्योंकि देखिए वैसे तो गॉड को ये मानते नहीं थे, लेकिन कोई चीज़ है नहीं है या किस चीज़, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, जिन चीज़ों की बात हो रही है उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो रिलीजियस एजुकेशन अगर उसकी नॉलेज देनी है तो आप स्टोरीज का सहारा ले सकते हैं। और बॉडीली हेल्थ, म्यूजिक और यौन शिक्षा की भी बात करते हैं कि वो भी यहाँ पर सिखाई जानी चाहिए। डिसिप्लिन, अगर हम अनुशासन की बात करें तो नेचुरलिज्म में जो अनुशासन था, हमने नेचुरलिज्म में पढ़ा था ना, कंप्लीटली फ्री छोड़ दो बच्चे को, कोई भी बाहर से रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम देनी है। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता, बच्चे पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। परिणामी अनुशासन या कॉन्सिक्वेंशियल डिसिप्लिन, बच्चा जो भी कार्य करेगा उसको प्रकृति खुद ही दंड या जो पुरस्कार है वो देकर उसे सिखा देगी कि उसका कार्य सही था या गलत था। तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? प्रकृति खुद सिखाएगी। कैसे सिखाएगी? उसे अपने कर्मों के परिणामों से पता चल जाएगा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ठीक है, तो प्रकृति पे छोड़ दिया गया डिसिप्लिन के लिए भी। स्कूल की बात करें तो विद्यालय के लिए क्या कहते हैं? विद्यालय, सोसाइटी, इससे तो बच्चों को दूर रखने के लिए ये बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कहाँ होना चाहिए शिक्षा? इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। और जैसा कि हमने कहा था, आपका जो रूसो हैं उन्होंने जो भी बातें कही हैं, कभी कभी आपका ये भी एमसीक्यू बन के आ सकता है कि कोई कथन लिखा हुआ आ गया और पूछ लेंगे ये किससे जुड़ा हुआ है। वैसे आना तो नहीं चाहिए, एलटी का पेपर है आपका, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन ट्रिपल एससी की गारंटी तो ली नहीं जा सकती, कुछ भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर एक दो कथन आप देख लीजिए। यहाँ पर एवरीथिंग इज गुड एज इट लीव्स द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। यानी प्रकृति से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो तो सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब वो इंसान के हाथ में आती है ना तो वो उसे खराब कर देता है या वो उन्हें डिजेनरेट कर देता है। और मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुआ था लेकिन हर जगह उसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स ने, रूल्स ने, स्कूल्स में जो भी नियम वगैरह हैं, ये सब क्या है? हमारे लिए बेड़ियाँ हैं। ठीक है, और अब फाइनली हम देख लेते हैं कि दोष क्या क्या है नेचुरलिज्म के। ठीक है, फ़ायदे भी हैं, क्योंकि जब हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी की बात करते हैं, तो यहाँ बच्चे की इननेट कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने की बात हो रही है। यहाँ पर बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू करके देखने की बात हो रही है। ह्यूरिस्टिक मेथड कहीं ना कहीं यहीं से आया है। तो ये सारे तो इसके अच्छे पॉइंट्स हैं। अब दोष की बात करें तो देखिए क्या है। स्त्री शिक्षा का विरोध किया है उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। स्त्री को जो शिक्षा मिल रही है वो भी किसके लिए मिल रही है? कि अपना घर परिवार कैसे संभाल सके, और वो जो उसका हस्बैंड है या जो उसके बच्चे हैं उनके कैसे वो काम आ सके, उनके लिए उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यहाँ स्त्री शिक्षा का विरोध किया है, ये गलत है। प्रकृति के ऊपर अत्यधिक निर्भरता है, हर चीज़ के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा। डिसिप्लिन कौन सिखाएगा? प्रकृति सिखाएगी। हर चीज़ जो है प्रकृति से आ रही है, तो अत्यधिक निर्भरता प्रकृति पे। शिक्षक की गौड़ भूमिका, यहाँ पे टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है।
अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना अच्छी बात है, लेकिन टीचर यहाँ पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सेकेंडरी है यहाँ पर। उसका काम सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उसे एक्सपीरियंसेस के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना है टीचर को। तो यहाँ टीचर की जो भूमिका है काफ़ी नीचे रखी गई है। फिर आप देखिए निरुद्देश्य शिक्षा। यहाँ पर शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। हमने स्टेजेस की भी बात की ना, उन स्टेजेस में पर्टिकुलरली क्या वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बस उनकी बात की है। आगे लाइफ में क्या करना है, यूथ तक की तो एजुकेशन का बता दिया, लेकिन उस शिक्षा के द्वारा करना क्या है, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई गई हैं, ठीक है। जबकि लाइफ में एक अल्टीमेट एम होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे शिक्षा क्या है, शिक्षा आपको कुछ एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की तरफ लेकर नहीं जा रही। फिर देखिए पुस्तकों का विरोध किया गया है, जबकि ज्ञान जो है हमें बहुत सारी पुस्तकों से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब हम पुस्तक पढ़ने से ही सीखते हैं, तो पुस्तकों का विरोध यहाँ पे गलत है। प्राकृतिक अनुशासन सदैव सही नहीं, तो हर चीज़ के लिए आप प्रकृति में निर्भर करें। अब बच्चा जो है खाई में कूदना जो है सही है या गलत है, ये वो एक्सपीरियंस करके थोड़ा ना सीखेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक अनुशासन हमेशा हर स्थिति में सही नहीं माना जा सकता। समाज का विरोध किया है, जबकि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो समाज में रहकर ही डेवलप होती हैं, ठीक है। सीमित पाठ्यक्रम है, इन्होंने एक बहुत ही लिमिटेड पाठ्यक्रम दे रखा है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं दी। हालांकि ये ज़रूर कहते हैं कि जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि पाठ्यक्रम यहाँ पर सीमित है। ऐसा कोई इन्होंने, आप देखो फर्स्ट 2 स्टेजेस में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पर कोई पाठ्यक्रम होना भी चाहिए, बिल्कुल छोड़ दिया है उसको। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का विरोध किया है इन्होंने। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है आपकी, जहाँ पर स्कूलों में बैठकर अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती है, उसको ये बिल्कुल गलत मानते हैं, निषेधात्मक शिक्षा की बात करते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान आ रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ कम समय में अनुभवों के द्वारा प्राप्त करना जो है वो ज़रूरी, वो सही नहीं होता, ठीक है, और वो हो भी नहीं सकता। आपने इतने सारी चीज़ें जो हैं अपने लाइफ में सीखी हैं, सब चीज़ें आपने खुद करके तो सीखी नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों को देखकर भी सीख लेते हैं। ज़रूरी नहीं ना सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ घटित हुई हो तभी हमें समझ में आएगा। हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं, दूसरों को देख कर भी सीखते हैं, पुस्तकों से भी सीखते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके पास ज्ञान आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सब कुछ अपने ही अनुभवों से प्राप्त करें, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये प्राप्त नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तो ये कुछ दोष हैं आपके जो रूसो ने आपकी नेचुरलिस्ट फिलॉसफी दी है, एजुकेशन की जो फिलॉसफी दी है उसमें। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।